सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो चल रही है वो है यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड। दैट पर्टिकुलर यील्ड इज एट 4.25%। यस, बाहुबली इज बैक अगेन एट 4.25%। ये जो यील्ड है वो 5% के ऊपर जा चुकी थी और ये सबसे ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर रही थी। तो क्या रीजन है कि यहाँ पे ये जो यील्ड है 10 ईयर जिसे यील्ड इट हैज गॉन डाउन। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूएस में एक्टिविटी हो रही है, स्पेसिफिकली अगर फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात हम करते हैं, सो फैक्ट्री ऑर्डर्स आर एट 3.5 ईयर लो लेवल्स इन अक्टूबर मंथ के जो नंबर्स आए तो वहां पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है इट मींस इकोनॉमी में थोड़े बहुत तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर ये हो जाएगा तो उसके बाद फेडरल रिजर्व की जो कमेंट्री है उस पे सबका ध्यान है। और जो हॉकिशनेस है, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा होने का, जब ज्यादा होता है तो जो सेंट्रल बैंक होता है वो हॉकिश हो जाता है। हॉकिश होने का मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना होता है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो उस वजह से अगर हॉकिश स्टांस अगर होता है बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक्स का, तो ऑब्वियसली यील्ड्स जो है, जिसे यील्ड्स दे गो अप। बट अभी जो स्टांस है वो कहीं ना कहीं लेस हॉकिश लग रहा है। एंड थोड़ा अगर ग्रोथ को सपोर्ट करना है आगे जाके तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स घटाने होंगे। इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर कंट्रोल में लग रहे तो वो भी एक नतीजा इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए हो सकता है। ये सारे फैक्टर्स है अभी नजर आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई 10 ईयर जिसे यील्ड इज कमिंग डाउन, विच इज एन इंडिकेशन दैट फेडरल रिजर्व माइट कट द इंटरेस्ट रेट्स इन नियर फ्यूचर, या फिर एटलीस्ट टॉक्स अबाउट दैट शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कमेंट्री या फिर फेडरल रिजर्व कमेंट्री। एंड दैट्स व्हाई ये एक पॉजिटिव न्यूज अदर इमर्जिंग मार्केट्स की, मार्केट्स यानी कि स्टॉक मार्केट्स को भी हो सकते हैं, एंड इवन डेट मार्केट्स में भी ये सारा सिनारियो दिख सकता है। एंड दैट्स व्हाट इज ड्राइविंग द इमर्जिंग मार्केट्स आल्सो। ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स की इक्विटी मार्केट्स को अगर आप देखोगे या फिर डेट मार्केट्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे भी वो इंडिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं। उसके ऊपर मतलब हम स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में जब बात करेंगे तो इंडियन मार्केट्स पे भी इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स व्हिच आर ड्राइविंग इंडियन इक्विटीज, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली जब भी यील्ड नीचे आ जाती है तो उसका नतीजा जो है दो अदर एसेट क्लासेस पे होता है। एक है कि आपका इक्विटी मार्केट्स, तो इक्विटी मार्केट्स अच्छे हो सकते हैं। यूएस इक्विटी मार्केट्स में इतना अभी तक उछाल उसकी वजह से नहीं देखा जा रहा है। बट अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं हम, स्टॉक मार्केट्स की, तो वहां पे अच्छा उछाल देखा जा रहा है। 6 to 7% की रैलीज भी हमने इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज में देखी हुई है। बट अगर दूसरे एसेट क्लास की बात करें, जैसे इक्विटी एसेट क्लास की तो बात कर ली, पर दूसरा एसेट क्लास वो भी अच्छा यहाँ पे कर रहा है। अगर उसी केस में गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मतलब बीट कर चुके हैं। रीजन, आई थिंक यूएस की फेडरल रिजर्व के रेट कट के एक्सपेक्टेशंस वहां पे बिल्ड हो रहे हैं। ऑब्वियसली एक एसेट क्लास में अट्रैक्टिवनेस अगर कम हो जाएगा तो उसका नतीजा अदर रिजर्व एसेट क्लास में भी हो सकता है। लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट गंग हो अबाउट इक्विटी मार्केट्स येट। उनको लगता है अभी भी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुए। इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पे हायर यील्ड्स उन्होंने लॉक किए थे, अब यील्ड्स नीचे गिरने की वजह से जो अप्रिसिएशन उनके एसेट्स में हुआ है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके दूसरे सेफर एसेट में जाने की कोशिश यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई गोल्ड के प्राइसेस भी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। स्पॉट गोल्ड की प्राइस अगर हम बात करते हैं तो अराउंड $2100 के ऊपर ये जा चुका था। रिकॉर्ड हाई फॉर द डे वाज $2135 पर आउंस। अब ये प्राइस फिर से एक बार सेटल हो गए 2071 पे आ चुकी है। बट जो अट्रैक्टिवनेस है, थोड़ा सा फेवर जो है वो
गोल्ड की तरफ भी यहाँ पे झुका है। सो उसके पीछे का रीजंस आई थिंक दीज इंटरेस्टिंग मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी लगता है। अब रशिया के बारे में बात करेंगे। रशिया के नवंबर मंथ के सीबॉर्न डीजल के एक्सपोर्ट जो है वो राइज हुए हैं, और उसका रीजन क्या है कि बैन लिफ्ट हो चुका है एंड प्रोडक्शन भी राइज हो चुका है। अब आप बोलोगे यार हाँ अच्छा, रशिया के ऑयल है, डीजल वगैरह, मतलब ये बाकी कंट्रीज ने बैन लगाया था, वो बैन निकला है क्या? नहीं, रशिया ने खुद ही बैन लगाया था। उनके जो सीबॉर्न डीजल एंड गैस ऑयल एक्सपोर्ट्स थे, तो वहां पे उन्होंने खुद ही बैन लगाया था सिंस सितंबर 21 ऑफ द 2023। बट अब वो बैन उन्होंने खुद ही उठाया है। बैन क्यों लगाया था? उनको डोमेस्टिक शॉर्टेज नजर आ रहा था, एंड दैट्स व्हाई दे बैन द एक्सपोर्ट्स ऑफ दिस डीजल। बट नाउ प्रोडक्शन भी राइज हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लिफ्टेड द बैन। और 8.5% से ये नवंबर महीने में ये एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं टू अबाउट 2.8 मिलियन मेट्रिक टन्स। सो ये इन अ वे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में के लिए भी ये पर्टिकुलर बैन उन्होंने खुद से ही उठाना, ये पॉजिटिव है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट $78 पर बैरल। सो कोप की जो मीटिंग हुई अभी यूएई में, सो वहां पे जिस तरीके से इवन ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस आर आल्सो थिंकिंग अबाउट शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी. I know that it is a long journey. It's not going to be 1 or 2 year affair. It is going to be decades long affair. But still, the steps have been taken. तो obviously, अगर ये discussions होंगे, everybody is talking about कि fossil fuel से निकलना है, renewable energy में जाना है, clean energy में जाना है, green energy में जाना है. So obviously, उसका जो impact है of these discussions will be there on the Brent crude prices. So currently, the Brent crude price is at $78 per barrel, which is a very positive news for Indian economy. So अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक मतलब जो एक स्टेटमेंट आया है, इंडिया टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्ली इन अमृत काल, मतलब जो अभी 75 इयर्स हो चुके हैं, तो ये जो अमृत काल है तो इसमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। मतलब नॉट अ रॉकेट साइंस, आई थिंक इट इज गोइंग टू हैपन द वे वी आर ग्रोइंग, the way our economy is doing. So I think it is bound to happen now in coming years. सो IMF का भी जो प्रेडिक्शन था वो 2027-28 का था, दो लॉट ऑफ गंगो हैपेंड इन बिटवीन ऑल्सो कि क्या मतलब $4 ट्रिलियन के नंबर्स के लिए ही बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए थे, बट $5 ट्रिलियन होगा, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। सो उसका एक सिंपल इसका अगर ग्रोथ पाथ हम देखेंगे, इन 1980-81 द GDP वाज $189 बिलियन। 1990-91 लिबरलाइजेशन की जस्ट पहले इट वाज एट $326 बिलियन। 2000-2001 में इट वाज एट $476 बिलियन। 2010-11 इट वाज एट $1.7 ट्रिलियन। 2020-21 एट इट वाज एट $2.67 ट्रिलियन, एंड 2022-23 इट इज एट $3.7 ट्रिलियन। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे अपनी जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो नजर आ रही है। सो मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं, सो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इन ईच ईयर टुवर्ड्स आवर जीडीपी। इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इज कंट्रीब्यूटिंग 28.3% टू आवर जीडीपी, एंड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आवर जीडीपी इज सर्विसेज सेक्टर 53.3%, एंड दिस इज द पिक्चर वी आर ट्राइंग टू चेंज. Nothing that ki our governments are against service sector कि नहीं ये इसकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उसकी ग्रोथ जो होनी है वो तो होने ही दो, बट इंडस्ट्री प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो और या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी है वो और बढ़ना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर अभी मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अगर 28.3% है, तो वहां पे इसका अगर परसेंटेज बढ़ाना है तो सर्विसेज सेक्टर का परसेंटेज घटाने से मतलब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट जो है वो सर्विसेज सेक्टर से अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ दे सकता है. सर्विस सेक्टर में स्पेसिफिकली जो सर्विस सेक्टर्स हम बाहर की कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे, जो मतलब वो सर्विसेज
वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में आ जाएगा तो उसका रिप्लेसमेंट होना, मैन्युफैक्चरिंग का रिप्लेसमेंट होना विज़ाविज़ सर्विसेज सेक्टर का रिप्लेसमेंट होना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर इज लिटिल इजी कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड दैट्स व्हाई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर होगा और ज्यादा, तो दैट वुड बी अ वेरी मतलब सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ हम देख सकते हैं। सो दैट इज क्वाइट रोबस्ट, दैट वुड बी क्वाइट रोबस्ट। So obviously, in last 9 years, specifically अगर हम बात करेंगे, because we cannot ignore what has happened in the 3 states या 4 states में भी, one कांग्रेस ने decisive victory ली है, and other 3 states बीजेपी ने decisive victory ली। The best part about Indian politics currently, it's complete, मतलब there is no ambiguity between voters mind कि या तो ही ये, कोई मतलब ऐसी खिचड़ी कहीं पे नहीं बन रही है। So that's a positive thing. So in last 9 years, a lot of things have changed politically also, and economics के point of view से अगर हम बात करते हैं, so implementation of insolvency and bankruptcy code, I think ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि जहां पे एनपीएस को कंट्रोल में लाने के लिए, या फिर जो डिफॉल्टर्स थे, बड़े बड़े डिफॉल्टर्स ग्रुप्स थे, प्रमोटर्स थे, उनमें एक डर आ गया कि भाई अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो आई विल बी इनएलिजिबल फॉर टेकिंग एनी लोन इन फ्यूचर। तो ये कुछ कुछ जो चीजें थी, आई थिंक दे हैव रियली मतलब चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो भी बहुत सही था, मतलब एनपीए कंट्रोल में लाना और रिकैपिटलाइज करके नाउ इवन public sector banks are focusing on growth, so that was an interesting thing. रोल आउट ऑफ जीएसटी, अब जीएसटी के लिए क्रिटिसिज्म बहुत सारा हुआ, बट जिस तरीके से जीएसटी के कलेक्शंस बढ़ रहे, फ्रॉम जब स्टार्ट हुआ था 80-90,000 crore rupees a month to now almost 1.7 lakh crore rupees a month. I think these numbers are staggering, and the way ग्रोथ के नंबर्स हम देख रहे हैं वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बिग सक्सेस। कॉर्पोरेट टैक्सेस को रिड्यूस करना, सो वो भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। सो ऑब्वियसली इंटेंट टू पे, शो मोर प्रॉफिट्स, ये वापस लाना कॉर्पोरेट्स में इज अ बिग बिग विन, आई स्ट्रांगली फील। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस तरीके से बढ़ा है, फ्रॉम 2.5 लाख करोड़ रुपीज टू ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपीज अ ईयर, आई थिंक दिस इज ऑल्सो फेनोमिनल ग्रोथ। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सो अगेन वो सस्टेनेबल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो यहाँ पे हो जाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 14 सेक्टर्स में ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दिया गया है। सो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मेक इन इंडिया के लिए रहा, प्रोडक्शंस क्या मतलब इंडियन इंडस्ट्री स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए रहा। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो हुआ है, आई थिंक दैट वाज आल्सो क्वाइट फेनोमिनल। जो डिजिटल एडॉप्शन है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सबने माना है, मतलब जैसे कि यूपीआई जैसी जो एक मतलब टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लीमेंट की है, आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल सक्सेस। सो ऑन लोअर लेवल कैश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वो रिप्लेस किया है ये सारे एडॉप्शंस ने। सो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, नेक्स्ट 2 decades आर लुकिंग क्वाइट ग्लोरियस, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट की न्यूज के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली जो ट्रिपल संडे रहा बीजेपी का, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर एमपी हो, तीनों स्टेट्स में डिसाइसिव मैंडेट्स बीजेपी को मिले हैं। एंड यही जो मैंडेट है, ये मार्केट ने बहुत ज्यादा चीयर किया है। सो जैसे मतलब आई डोंट बिलीव इन दीज नंबर्स की, वो बोलते हैं ना कि अरे 2 लाख करोड़ से आज 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स का लॉस हो गया, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे, मतलब मार्केट जब गिरता है तो ऐसी न्यूज नहीं आती बहुत सारे न्यूज पेपर्स में। सो आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर केस नाउ फाइनली दे हैव provided the positive news also. So they said that 5.77 lakh crore rupees से investors reach हो गए। I think you should not believe in these headlines, but the point is that the markets have cheered this particular victory of BJP in a way। मार्केट को लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, कंटिन्यूटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है या फिर पॉलिसीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। स्पेसिफिकली मतलब ये जो मैंडेट है, कहीं ना कहीं मार्केट इज ट्राइंग टू टेक इट इनडायरेक्टली कि भाई ये 2024 का ही मैंडेट है। मतलब लेट्स नॉट पोलराइज आवरसेल्फ
in commenting on this particular thing. That's what the markets are feeling, and we cannot deny what they are feeling. So मार्केट को लग रहा है कि यही जो मतलब गवर्नमेंट है शायद कंटिन्यू होगा, एंड मार्केट इज लाइकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. सो जो मतलब हर एक का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट आई थिंक मार्केट्स आर सुप्रीम. एंड इफ यू आर इन मार्केट्स और इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, सो ऑब्वियसली जो मार्केट को अच्छा लग रहा है वो आई थिंक इट विल यू विल गेट you will be beneficial, because अगर if you are holding equity stocks and mutual funds, so they will also rise. Now the next news is regarding L&T. So L&T consolidates financial services into single entity. So जो L&T Finance Holdings NBFC है L&T की, has completed the merger of 3 subsidiaries. First one was L&T Finance, the second one is L&T Infra Credit, and third one is L&T Mutual Fund Trustee. So ultimately mutual funds तो उन्होंने बेच ही दिए. L&T Infra Credit वहां पे जो फोकस है अब रिटेल लेंडिंग पे फोकस किया जा रहा है. सो अल्टीमेटली मतलब इन अ वे ये मर्जर भी है, जो भी छोटी मोटी बुक है उसको आगे जाके स्ट्रीमलाइन कर ही देंगे, बट द फोकस इन फ्यूचर विल बी ऑन रिटेल लेंडिंग. आई थिंक दे हैव लर्न देयर लेसन्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस करना अलग होता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस को लेंड करके पैसा वापस लाना ये भी अलग होता है. सो इट्स बेटर. I think they should, मतलब they said कि boss, as an L&T we will focus on infrastructure projects, but lending to other infrastructure projects, I think we are not that interested. It's better let's focus on the retail lending part, and that's why all these things have happened. And now if we look at the L&T's stock performance also, their business performance also, their order books also, I think वहां पे एक बहुत ही steady and consistent growth हमें नजर आ रही है, and the company is also focusing on that. And अगर फाइनेंस में कुछ करना है, एनबीएफसी में कुछ करना है, तो इट्स बेटर रिटेल लेंडिंग करके, यानी कि डाइवर्सिफाई करके अपनी बुक वहां पे एक स्टेडी वे से ग्रो किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर. सो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर L&T फाइनेंस होल्डिंग्स आल्सो, एंड इवन L&T खुद मतलब जो प्रमोटर कंपनी उनके लिए भी अच्छी न्यूज है. Next news is regarding Indian Oil. Indian Oil opens its first EV battery swapping station in Kolkata. So कोलकाता में ये EV battery swapping station उन्होंने ओपन कर दिया है with I just forgot the name of the company. There was the company name was some blue. Just a second, I'll just give you that particular name. हाँ, Sun Mobility. So Sun Mobility के साथ उन्होंने वो टाइप किया है, एंड वहां पे अब बहुत सारे जो रिटेल काउंटर्स है उनके वहां पे वो ये बैटरी स्वैपिंग सिस्टम्स मतलब फैसिलिटी अवेलेबल करवाने वाले हैं. सो अभी टू स्टार्ट विद 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशन उन्होंने ओपन किए हैं. सो धीरे 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 एडॉप्शन बढ़ रहा है ईवी गाड़ियों का. तो यहाँ मतलब जैसे आप पेट्रोल रिफिल करते हो तो ऐसे पुरानी बैटरी निकाल दी, नई बैटरी रख दी, चलो हो गया काम. सो विद इन 5 मिनट्स आई थिंक यू विल बी ओके. सो जो सबको टेंशन आ रहा था कि यार ये कितने समय के लिए चार्जिंग को लगाना पड़ सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितने फास्ट चार्जर्स आएंगे, वो भी टेक्नोलॉजीज आ सकते हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई दैट, बट दिस इज ऑल्सो वन टेक्नोलॉजी की जहां पे आपने ये निकाला, वो पुरानी जो डिस्चार्ज हुई है वो बैटरी दे दी, तो उनका हेडेक है वो. दे विल रिचार्ज इट एंड अगेन जो कोई नया बंदा आएगा उसके गाड़ी में वो बैटरी फिक्स की जाएगी. सो अब वो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कैसे होगा, सारी चीजें आई थिंक ओवर द पीरियड इट विल हैपन. पहले इनिशियली हमेशा हर चीज लगती है कि यार कैसे हो सकता है, इसमें मतलब गलत भी हो सकता है, खराब बैटरी भी लगाई जा सकती है, तो गलत पेट्रोल भी दिया जा सकता है, इम्प्योर पेट्रोल भी दिया जा सकता है, डीजल दिया जा सकता है, मिक्सचर भी दिया जा सकता है. तो ये सारे फैक्टर्स तो मतलब वहां पे भी थे. तो आई थिंक धीरे 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 ये सारे थॉट्स पे कहीं ना कहीं चीजें सेटल हो जाएंगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग कैम्स. सो कैम्स की अगर हम बात करते, कैम्स ये कंपनी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, तो यहां से प्रमोटर जो है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने एग्जिट ले लिया है. सो अराउंड 19.87% का उनका स्टेक था, वो उन्होंने पूरा बेच दिया है फॉर 2,700 करोड़ रुपीज. सो यहाँ दिस इज वन कंपनी, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये उसी को सपोर्ट करने वाली ये कंपनी है. सो अर्निंग विजिबिलिटी इज ट्रिमेंडस,
but growth potential is a concern. Major reason, I think the way ETF market is going to grow, so that will have an impact on the actively managed mutual funds, and that's why I strongly feel that assets under management will keep on increasing. But the the capability or capacity to charge more to the investor एंड अल्टीमेटली कैम्स का जो कस्टमर है वो कौन है, म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो उसका भी इम्पैक्ट उनकी अर्निंग्स पे हो सकता है. सो दैट्स व्हाई, सो एयूएम्स तो ग्रो होंगे, बट कहीं ना कहीं इनकम ग्रोथ इतना ज्यादा होगा क्या, ये एक क्वेश्चन मुझे लगता है. बट लेट्स सी. सो 2200 से 2800 तक ये स्टॉक भाग चुका है, तो शायद प्रमोटर को लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट. दो प्रमोटर एग्जिट हुआ है, बट बाकी मार्की इन्वेस्टर्स, यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने स्टेक उठाया है. एसोसिएट जनरल ने अराउंड 12.11 लाख शेयर्स बाय किए. मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट कंपनी ने 7.61 लाख शेयर्स बाय किए. गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर ने 3 लाख शेयर्स बाय किए हैं. अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 4.9 लाख शेयर्स बाय किए हैं. इवन फ्यू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैव आल्सो परचेस्ड shares in this particular company. So overall, the demand is still very high for the stock, but the growth potential is a concern, ऐसा मुझे long term में यहाँ पे नजर आता है. बाकी दोस्तों, if you feel that we are doing a good job, तो you can visit our website investedna.in और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो. And if you need any help in portfolio management, you can contact our relationship cell. Investment execution या investment advisory services are also available. Contact details are available on our website investedna.in. आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.